एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में। इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या रहे, हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई थी और काफ़ी लोगों ने लिस्टिंग गेन्स लेके इसमें से एग्जिट किया। अब अगर आप देखोगे तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स Q3 के जो रिजल्ट्स थे वो एज सच इतने अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी करेक्शन भी आया। तो हम सब इस सब की सब बात करेंगे। अभी पहले हम बिज़नेस मॉडल समझ लेते हैं। बिज़नेस मॉडल इस कंपनी का बड़ा आसान है। ये कंपनी API बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो भी ड्रग होता है, गोली होती है, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जो एक्चुअली पेन का काम करता है, आप उसको API बोल सकते हो। तो अब ड्रग बनाने का जो एक वैल्यू चेन है, उसमें आपका की स्टार्टिंग मटेरियल होता है, आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं, API होता है, फिर फॉर्मुलेशन होता है। सो ये API बनाती हैं। अब इनके आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, ऑलमोस्ट ये 38 APIs बनाती है और इनके अलग अलग थेरापेटिक सेगमेंट्स में ये लोग काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे प्रोनाउंस भी करने नहीं आएगा, पर आपको दिख रहा होगा। तो अलग अलग जो थेरापेटिक एरिया है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, वो आपका एंटी हिस्टामाइन हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, वाइटामिन्स हो गया। इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आप देखोगे वो एक्सपोर्ट से आता है। तो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा धंधा करते हैं ये। अब अगर मैं कुछ की डिफरेंशिएटर्स की बात करूं तो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल एक है। मतलब क्या कि इनके जो भी टॉप 12 प्रोडक्ट्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 67% ऑफ रेवेन्यू, उनमें इनका जो रॉ मटेरियल है ये लोग बाहर से नहीं लेते। जैसे मैंने आपसे कहा था, API बनाने के लिए आपको की स्टार्टिंग मटेरियल लगेगा और आपको इंटरमीडिएट्स लगेंगे, उससे आपका API बनेगा। तो ऐसे केस में जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं या जो इंटरमीडिएट्स हैं टॉप 12 प्रोडक्ट्स के, वो ये लोग खुद बनाते हैं। मतलब इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल है। इसके वजह से इनको सप्लाई चेन में प्रॉब्लम नहीं होती, मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। सेकेंड चीज़ इनकी ये भी अच्छी है कि इनका पेनिट्रेशन रेगुलेटेड मार्केट से बढ़ रहा है। तो रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि आपको प्राइस, जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है, प्राइस रियलाइजेशन वहाँ ज़्यादा होता है। इसके वजह से भी आप देखोगे इनके मार्जिन्स जो हैं बढ़ते गए हैं, क्योंकि इनका रेगुलेटेड मार्केट से पैसा ज़्यादा आने लगा है। और अभी भी ये लोग इनके जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर भी ये लोग रेगुलेटेड मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स हो गया, US मार्केट्स हो गया, वहाँ पे ये लोग धीरे धीरे करके अपने जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उधर वहाँ पे लेके जा रहे हैं रेगुलेटेड मार्केट्स में। तो इससे मार्जिन्स आप बोल सकते हो सस्टेनेबल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और जैसे मैंने आपको कहा, इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो जो इनके टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका शेयर देखिए। टोटल शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स में इंडिया से ऑलमोस्ट इनके 45 to 50%, 60-65% का इनका शेयर है। और आप अगर इनकी मार्केट साइज़ देखोगे, अगर आप CAGR ग्रोथ भी देखोगे, तो कुछ प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 8 to 10% की है, कुछ प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 5% की है। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ या ग्रोथ ड्राइवर्स की आगे क्या, अब तक तो ठीक है, आगे क्या, कंपनी आगे कैसे बढ़ने वाली है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो कंपनी के जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं जिनसे इनको मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो हम इसकी रिस्क में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इसको कंपनी कैसे केटर कर रही है, तो नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, एक ये चीज़ हो गई। और दूसरे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको स्केल अप कर रही है रेगुलेटेड मार्केट्स में। तो जो टॉप प्रोडक्ट्स है वो तो ग्रो होंगे, लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उधर भी स्केल अप होगा, ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये लोग स्केल अप कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया है ना कि मान लो इनका एक A प्रोडक्ट है, A प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो B प्रोडक्ट को ये लोग स्केल अप कर रहे हैं, दैट गोज़ इन कॉम्बिनेशन विथ A प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं A प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो आई विल ऑल्सो बाय B प्रोडक्ट, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन सही है। थर्ड चीज़ क्या हो गई, आपने बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ को CDMO या CMO के बारे में बात करते हुए सुना होगा, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। सो ऐसे केस में ये कंपनी भी उस राह पे जा रही है। और ऐसे यहाँ पर CDMO CMO में थोड़ा टाइम जेस्टेशन पीरियड कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में
2 to 3 years डाउन द लाइन CDMO एंड CMO भी इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है रेवेन्यू में। तो ऑलरेडी दे हैव एंटर्ड, कुछ प्रोडक्ट्स में तो ये लोग फाइनल स्टेज पे भी पहुंच गए हैं, बट इसमें से रेवेन्यू आने को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जेस्टेशन पीरियड कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन दे आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो ये एक चीज़ अच्छी होगी कि आपका CMO और CDMO से भी रेवेन्यू आएगा। सो ये एक तरह की आगे क्या हम कंपनीज में देखते हैं कि आगे अब क्या होगा, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होगी, या कंपनी कहाँ एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कंपनी एक्सपैंड कर रही है और कंपनी कैपेक्स भी कर रही है एंड अपना कैपेसिटी बढ़ा रही है। सो 3 to 4 years डाउन द लाइन कंपनी वॉन्ट्स टू डबल इट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो जब कैपेसिटी डबल हो रही है मतलब रेवेन्यूज़ भी आप अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स में हम रेवेन्यूज़ की बात ज़रूर करेंगे कि क्या ग्रोथ रेवेन्यूज़ में हो सकती है। सो जो एग्जिस्टिंग बास्केट है वो ही ग्रो होगा, जो 10 to 12 प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग थेरेपेटिक एरिया से, वहाँ पर स्केल अप होगा। और CMO CDMO की जो मैंने बात की थी, जैसे ये लोग अभी एंटर हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें भी जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, ये भी एक ग्रोथ ड्राइवर होगा फ्यूचर में ऑफकोर्स। तो इसमें क्या अच्छी चीज़ हो जाएगी क्योंकि सुप्रिया ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को प्रोडक्ट्स बेचता है। सो सुप्रिया नोज़ कि क्या क्वालिटी चाहिए एंड सुप्रिया का काफ़ी अच्छा रेगुलेटरी कंप्लायंस भी है। तो ऐसे केस में CMO CDMO में इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अब हम थोड़े नंबर्स देखते हैं तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी दिख रही होगी। सो ऑलमोस्ट FY19 में जो 2858 मिलियंस जो रेवेन्यू था, आज वो ऑलमोस्ट 3525 है ग्रॉस। तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 17 to 18% की CAGR ग्रोथ है। फिर उसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, अगेन वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ है। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इनका एक नया प्लांट, इन लोगों ने एक नया ब्लॉक डाला है, एडिशन ब्लॉक D। तो वहाँ पर क्योंकि अभी नया नया है तो रिटर्न्स जो हैं आपको रादर जो रेशोज़ हैं, रिटर्न रेशोज़, वो थोड़े कम आपको दिख सकते हैं क्योंकि नया इन्होंने ब्लॉक डाला है। तो ऐसे केस में तो नए प्रोडक्ट्स भी इनके आ रहे हैं विच विल ऑफ कोर्स एड ग्रोथ। तो ये कुछ फाइनेंशियल नंबर्स थे। अब अगर हम Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो Q3 रिजल्ट्स इनका आज सच इतना अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर ना इस कंपनी में Q1 एंड Q3 ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। Q2 और Q4 हिस्टोरिकली हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, Q1 और Q3 इतने अच्छे नहीं रहे हैं और ये आगे भी कंटिन्यू होगा फॉर सम ईयर्स। तो इसी वजह से आप देख रहे हो कि Q3 में इनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि जो एंटी हिस्टामाइन और जो एंटी एलर्जिक इनके जो थेरेपेटिक एरियाज़ है वहाँ पर सीजनल डिमांड होती है और इनके मार्जिन्स भी थोड़े कम हुए हैं। और एक चीज़, इनका अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे इस क्वार्टर का तो वो बढ़ गया है बिकॉज इन्होंने जो नया ब्लॉक डाला है उसमें रिक्रूटमेंट ज़्यादा होने की वजह से ऑफकोर्स वहाँ पर आपके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हुए हैं। एंड सेकेंड चीज़ क्या होती है ना कि दिसंबर में यूरोप और US में हॉलीडेज़ की वजह से यहाँ से अगर ये लोग, क्योंकि इनका मेजॉरिटी एक्सपोर्ट का बिजनेस है, यहाँ से अगर ये लोग प्रोडक्ट्स भेजते भी हैं तो वहाँ पर डिलीवरीज एज सच होती नहीं है टिल 10th Jan। तो ऐसे केस में यहाँ पर सीजनलिटी और ये सारी चीज़ें Q1 और Q3 में आपको दिखेगी ही। तो क्योंकि कैपेसिटी एडिशन की बात चल रही है, डबलिंग ऑफ कैपेसिटी की बात चल रही है, तो मेरे हिसाब से FY25 तक इनका रेवेन्यू, ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, 750 to 800 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ इस स्टॉक पे, ऑफकोर्स हमें रिस्क की बात करनी है तो मैं इस स्टॉक पे ध्यान रख रही हूँ, अभी ये मेरे वॉच लिस्ट पे है। अब अगर हम रिस्क की बात करें, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इस कंपनी में है, ऑफकोर्स कंपनी इसको डाइवर्सिफाई करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इस कंपनी में एक रिस्क ज़रूर है क्योंकि इनके टॉप कुछ प्रोडक्ट्स मेजॉरिटी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है। प्रॉफिट IPO के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ प्लस Q3 के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इतने अच्छे नहीं रहे, इसके वजह से स्टॉक भी करेक्ट हुआ। एंड
इन सारी चीज़ें जो भी हमने बात की, ग्रोथ ड्राइवर्स की बात की, इसको प्ले आउट होने में टाइम लगेगा। Q4 के रिजल्ट्स अच्छे होना एक्सपेक्टेड है, ऑफकोर्स ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जो भी हमने CMO CDMO की बात करी, कुछ टॉप जो बाकी के प्रोडक्ट्स की स्केल अप की बात की, उसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। सो ओवरऑल 18 to 20% आप रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा और अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्ते।